जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल NS नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात जो करेंगे केमिस्ट्री के जो है चैप्टर टू का जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है 15 क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जो है दीर्घ उत्तरीय का टोटल 15 क्वेश्चन है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, दूसरा उदाहरण उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम केवल इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न आपके बोल रहा है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखें। बोल रहा है कि तत्व और यौगिक और मिश्रण तीनों को जो है परिभाषा देना है, यानी कि पूरे फुल उसका मतलब कैसे क्या होता है सब चीज़ लिखना है। तो आपका इसका देखिए उत्तर जो होगा तत्व का, सबसे पहले बोल रहा है कि तत्व बोल रहा है, तो सबसे पहले हम तत्व का लिखेंगे। तो तत्व का लिखेंगे कि तत्व पदार्थ का, यहाँ पर तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं की जा सकता है। यहाँ पर द्रव्य हो गया, यहाँ पे द्रव्यों में विभाजित नहीं की जा सकती। अब दूसरा नंबर है कि यौगिक के बारे में। तो यौगिक है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भाग के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे तो ध्यान से के फलस्वरूप बनता है। अब प्रश्न नंबर अभी मिश्रण के बारे में, यहाँ पे आप मिश्रण के बारे में बात करेंगे। तो मिश्रण के बारे में बात करेंगे। तो मिश्रण बोल मिश्रण, तो यहाँ पे मिश्रण, यहाँ पे जो है मिश्रण, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों का या यौगिक को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है कि यौगिक की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि उसका प्रमुख विशेषताएं लिखना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका हम, किसी यौगिक के गुण इसके अवयविक तत्वों के गुणों से नितांत भिन्न होता है। इसका तीसरा लिखेंगे कि तीसरा पॉइंट, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। अब चौथा पॉइंट है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व भाव के विचार से एक निश्चित अनुपात को रहते हैं। अब पंचमा पॉइंट है कि यौगिक के द्रव्यनांक और कथनांक निश्चित होते हैं। प्रश्न नंबर, अब इसका छठा पॉइंट है कि क्या है कि यौगिक एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संघटन और गुण हमेशा एक समान रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है कि
तत्व और यौगिक के मुख्य, यानी कि तत्व और यौगिक में मुख्य अंतर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कि यहाँ पे पहले तत्व और यौगिक लिख देंगे और पहला पॉइंट लिखेंगे कि तत्व में लिखेंगे कि ये वे पदार्थ हैं जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब यौगिक में लिखेंगे पहला पॉइंट, इसे रासायनिक, यहाँ पे लिख देंगे तत्व, यहाँ पे लिख देंगे तत्व और यौगिक। तो इस यौगिक में पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसे रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थ में विभक्त किया जा सकता है। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे और दूसरा पॉइंट है कि तत्व का दूसरा पॉइंट है कि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। अब यौगिक का दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि दूसरा पॉइंट यह विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। अब फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसका तत्व का, यह सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। अब यौगिक का तीसरा पॉइंट है कि ये दो या अधिक विभिन्न प्रकार पदार्थ से बना होता है। अब इसका हम चौथा पॉइंट लिखेंगे दोनों का। चौथा पॉइंट है तत्व का, इनमें भौतिक और रासायनिक गुण यौगिकों से भिन्न होते हैं। अब यौगिक का चौथा पॉइंट है कि इसमें भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। अब इसका पंचमा पॉइंट लिखेंगे तत्व का कि इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अब इसका यौगिक का पंचमा पॉइंट है कि इसका सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। इसका परमाणु कहलाता है और इसका अणु कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि उपयुक्त उदाहरण देकर यौगिक और मिश्रण में स्पष्ट करें। यहाँ पर उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे हम इसका राइट आंसर लिखेंगे, यहाँ पे कट गया है, फिर भी अगर पढ़े होंगे बुक तो समझ जाइएगा। तो इसका यौगिक का जो होगा कि इसका उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण नीचे में देंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट लिखेंगे यौगिक का कि ये दो या अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से बनता है। उदाहरण जल, और नीचे है, और इसके बारे में पहले जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड इत्यादि। अब इसका अब मिश्रण का पहला पॉइंट है कि ये एक शुद्ध पदार्थ से है जो अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग, यहाँ पे हो जाएगा पदार्थ है जो अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोज होने से बनता है। यहाँ पे होने से बनता है। उसके उदाहरण है कि वायु, इसका उदाहरण है वायु, बारूद, अस्पताल, समुद्र का जल, कागज, कोयला, इस्पात। यहाँ पे इस्पात है, सॉरी, यहाँ पे अस्पताल में इस्पात है, समुद्र का जल, कागज, कोयला, कुहासा इत्यादि। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका यौगिक का दूसरा जो है यौगिक है ना, यौगिक क्या है, मिश्रण, सॉरी, यहाँ पे मिश्रण का दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके अवयवों को सरल
सरल यांत्रिक विधियों स्थान से अलग अलग नहीं किया जा सकता। स्थान यहाँ पे है, स्थान से यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप स्थान, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप स्थान, स्थान लिख दीजिएगा, स्थान से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि यौगिक का तीसरा पॉइंट है कि इनमें अवयवों को अपने अपने मौलिक गुण यहाँ पे जो है कायम रहते हैं। मिश्रण के गुण इसके अवयवों को गुण से औसत होता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि इनके गुण अवयवों के गुणों से हमेशा यहाँ पे होगा कि इसके गुण, यहाँ पे होगा गुण अवयवों के, यहाँ पे हो जाएगा आपको के अवयवों के गुण से भिन्न यहाँ पे लिख लीजिएगा, भिन्न होते हैं। अब इसका चौथा पॉइंट और पंचमा छठा तीनों एक साथ बात करेंगे। तो इसका जो है संतमा अंठवा टोटल 8 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट है कि यह समांग, इसका चौथा पॉइंट है, यह समांग या विसमांग हो सकता है। और इसका चौथा पॉइंट है कि यह हमेशा समांग होता है। यहाँ पे होता, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप होता है। अब इसका पंचवा पॉइंट है कि इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसके बनने में कोई नया पदार्थ जो है नहीं बनता है। अब इसका पढ़ेंगे कि अपने अवयवों के भिन्न यह एक नया पदार्थ बनाता है। यह जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनाता है और यह नया पदार्थ जो है बनाता है। अब इसका छठा पॉइंट बात करेंगे कि इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। ये जो बनता है तो इसमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है इसमें। अब इसमें कि इसके बनने में ऊर्जा परिवर्तन आवश्यकता होती है, यहाँ पे आवश्यकता होती है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। अब यौगिक में नहीं होती है और जो है मिश्रण में होती है। अब इसका जो है संतमा पॉइंट है कि इसके द्रवणांक, कथनांक आदि गुण निश्चित होते हैं। इसके निश्चित नहीं होते, यहाँ पर निश्चित नहीं होते हैं। और इसका जो है यौगिक का इसका जो है इसके द्रव्यनांक या कथनांक आदि गुण निश्चित होते हैं। इसका निश्चित होता है, इसकी अनिश्चित होता है। अब इसका 8वां पॉइंट है कि इसमें दो या अधिक प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं। इसका है यदि यह एक प्रकार के अणु का बना होता है, एक प्रकार के अणु से बना होता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है कि समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। क्या बोले? टाइम कितना हो? उदाहरण दे। प्रश्न नंबर 5 है कि समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का जो है एक एक उदाहरण दे। तो यहाँ पे जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समांग मिश्रण का। सबसे पहले बात करेंगे तो समांग मिश्रण, इसका संघटक संपूर्ण मिश्रण में एक रूप रहता है। इसके अवयवों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक सीमाएं नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है, यह समांग होता है। इस विलयन के पृथक नहीं दिखाई देते हैं, यहाँ पे पृथक नहीं दिखाई देते हैं। अब विषमांग मिश्रण के बारे में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विषमांग मिश्रण के बारे में कि इसका संघटक संपूर्ण मिश्रण के अंतर्गत एक रूप नहीं रहता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि विषमांग में जो है
घटक संपूर्ण एक मिश्रण रहता है और विषमांग में नहीं रहता है। इस मिश्रण के विभिन्न अवयवों के माध्यम सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं होती है। उदाहरण बालू और साधारण नमक का मिश्रण विषमांग मिश्रण होता है। अब इसके बाद इस मिश्रण के विभिन्न भागों में इनके अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। इस अवधारक कांच से देखने पर बालू और नमक के कण अलग अलग तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब प्रश्न नंबर जो है 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6 है कि अमोनिया क्लोराइड को बालू से ऊर्ध्वपातन विधि की सहायता से आप कैसे पृथक करेंगे, सचित्र वर्णन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा बालू और अमोनिया क्लोराइड के, यहाँ पे जो है क्लोराइड ये पूरा लिख दीजिए एक साथ, क्लोराइड के मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को पृथक किया जा सकता है। इसका व्याख्या के बारे में बात करेंगे कि उक्त मिश्रण को एक पोरिलेंस वेरिस में लेकर उनके ऊपर एक कोणीय फरेन संकुलित उलटकर रख देते हैं। फनेल सिरे को कपास की रुई से बंद कर देते हैं। वेसिन को गर्म करने पर मिश्रण में उपस्थित अमोनिया क्लोराइड बिना पिछले ही वाष्प में परिवर्तन होकर ऊष्मा उठता है, जो फनेल के अंदर ठंडे भागों के रूप में परिणत होकर एकत्र हो जाता है। फलस्वरूप बालू से अमोनिया क्लोराइड अलग हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रभाजी स्त्रवण का वर्णन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि यह विधि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, यह विधि दो या अधिक मिश्रणीय द्रव्य के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है। बतरसे कि उन अवयवी द्रव्यों के क्वथनांक का अंतर 100 डिग्री सेल्सियस या कम हो। उदाहरण के लिए मेथिल अल्कोहल क्वथनांक 650 डिग्री सेल्सियस को एसीटोन क्वथनांक 560 डिग्री सेल्सियस से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे जो दे दिए हैं। अब इसके आगे जो है ये उदाहरण की बात छोड़ेंगे और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। उदाहरण के तौर पर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है हम आपको चलिए पढ़ देते हैं। फिर भी मिश्रण को एक गोल पेंदी फ्लास्क में लेकर बालू उसमें पर गर्म करते हैं। यह फ्लास्क एक प्रभाजक स्तंभ से जुदा रहते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। प्रभाजक स्तंभ में कई फंदे होते हैं जिनमें उच्च क्वथनांक वाले या कम वाष्पीकरण द्रव्य संघनित होते हैं। निम्न क्वथनांक या अधिक वाष्पशील द्रव्यों के वाष्प संघनक में जाकर संघनित हो जाता है। इस द्रव को एक अलग ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। इस द्रव के क्वथनांक पर ताप तक स्थिर, यहाँ पे जो स्थिर है, गौर कीजिए यहाँ पे कि स्थिर, यहाँ पे जो है स्थिर रहता है जब तक कि यह द्रव्य
पूर्णतः वाष्पीकरण होकर निकल नहीं जाता। इसके पश्चात ताप बढ़ने लगता है और अपने उस क्वथनांक वाले के क्वथनांक पर पूर्ण स्थित हो जाता है। यह द्रव्य भी पूर्णतः वाष्पीकरण होकर संघनन में द्रवीभूत होता है, जिसे एक दूसरे ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। यहाँ पे जो है जाता है, कर लिया जाता है। इस प्रकार से मिश्रण के सभी अवयवों को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 8 है कि लोहा को गंधक से पृथक की किन्हीं दो विधियों को उल्लेख करें। यहाँ पे करा है कि उल्लेख करने के लिए गौर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक में हो जाएगा आपको पृथक्करण विधि। लोहा चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लोहे के चूर्ण और चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस मिश्रण को ठीक ऊपर एक चुंबक लाने पर लोहे की बारीक कण चुंबक की ओर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। गंधक अचुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। अब इसका दूसरा पॉइंट जो होगा आपको, दूसरा पॉइंट छन्ना विधि। लोहे के चूर्ण और गंधक के मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड डालने पर, यहाँ पे जो है कार्बन डाइसल्फाइड है डालने पर गंधक उनमें घुल जाती है, किंतु लोहे के कणों पर इसके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्राप्त द्रव्य को छानने पर लोहे पृथक हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 9 है कि विलायक और विलयन की व्याख्या करें। इसका व्याख्या करना है। तो उत्तर में लिखिएगा आप, एक में लिखा है विलय, यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले हम इसका करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे, फिर इसका, फिर विलयन का। तो सबसे पहले हम विलय का करेंगे। किसका करेंगे? विलय का। तो इसका जो पदार्थ द्रव्य में घुलकर विलयन बनाता है, जो पदार्थ, ये जो विलय जो है पदार्थ में घुलकर विलयन बनाता है, वह विलय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। उदाहरण नमक, अमोनिया क्लोराइड और कॉपर सल्फेट आदि। प्रश्न, अब इसका दूसरा पॉइंट है कि इसका विलायक। अब विलायक क्या है? जिस द्रव में किसी पदार्थ को घुलाया जाता है उस द्रव को विलायक कहते हैं। उदाहरण जल। विलयन, अभी तीसरा नंबर क्या था? विलयन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विलयन के बारे में दो या अधिक पदार्थ समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। समांग का अर्थ है विलयन के सभी भागों में एक रूपता। विलयन की संघटक एक रूप होता है। प्रश्न नंबर 10 है कि विलयता क्या है? कमरे के ताप पर जल में सोडा, पोटेशियम, नाइट्रोजन की विलयता ज्ञात करने की विधि का उल्लेख करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विलयता एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संचित करने के लिए किसी पदार्थ की जितनी मात्रा ग्राम में की आवश्यकता होती है, उसे उस ताप पर उस पदार्थ की विलयता कहते हैं। मान लें कमरे के ताप पर हमें पोटेशियम नाइट्रेट की जल में विलयता ज्ञात करनी है। इसके लिए जल में सोडियम क्लोराइड का संचित विलयन तैयार करते हैं। इस विलयन का लगभग 100 ml पहले से तुले वजन हुए एक पोर्सिलेन बेसिन में लेते हैं। विलयन के साथ बेसिन को पुनः तौल लेते हैं। अब बेसिन को बालू उपसुम पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब पूरा जल वाष्पित हो जाता है उस बेसिस में सिर्फ ठोस अवशेष पोटेशियम नाइट्रेट्स बाक
जाता है तब बेसिक को एक शुष्क कारक में रखकर ठंडा करते हैं। इसके पश्चात ठोस अवशेष पोटेशियम नाइट्रेट के शस्त्र बेसिस को तौल लेते हैं। गर्म करने, ठंडा करने तथा तौलने का काम तब तक किया जाता है जब तक कि दो तौल एक समान न हो जाए। यहाँ पे जो होगा आपको एक समान न हो जाए यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब गणना निम्न प्रकार की जाती है। ये छोड़ेंगे और आगे के अब प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 वास्तविक विलयन और पॉइंट नंबर 1 कोलाइडी विलयन। तो पॉइंट नंबर 1 वास्तविक विलयन के बारे में बात करेंगे। यह दो या अधिक पदार्थ का सजातीय मिश्रण होता है। क्या होता है? सजातीय। यहाँ पे सजातीय मिश्रण होता है। अब इसका पहला पॉइंट है कि यह सजातीय दिखने वाला लेकिन विषम जातीय मिश्रण होता है। इसका दूसरा पॉइंट विलय के अणु दिखाई नहीं दे सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है विलयन के अणु सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है अणु का कारण 10-9 मीटर से कम होता है। 10 या 9 मीटर से कम होता है। अणु का यहाँ पे जो है अणु का आकार 10 या 6 से या 10 या 9 मीटर के बीच होता है। इसके बीच होता है 10 या 9 या 10 या 6। अब इसका चौथा पॉइंट है कि छानकर संघटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। इसका चौथा पॉइंट है कि संघटकों को केवल अपकेंद्रीकरण द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब पंचवा पॉइंट है कि उदाहरण चीनी का जलीय विषरण, इसका दुग्ध, इसका जो हो जाएगा आपको दुग्ध हो जाएगा पंचवा पॉइंट। अब इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन है कोलाइड विलयन के प्रमुख गुण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमांग मिश्रण। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे विषमांग मिश्रण। कोलाइड विलयन विषमांग होते हैं। इसमें अपिक्षेपित कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि छानना की क्रिया कोलाइडी के कण छान पात्र के आर पार आ जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपको तीसरा पॉइंट कि अस्थायित्व। कोलाइडी के कण बहुत अस्थायी होते हैं। कोलाइडी को स्थिर छोड़ देने पर उनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि कणों का आकार कोलाइड के कणों का आकार व्याख्या 10 या 60 सेंटीमीटर या 10 या 5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसका पंचवा पॉइंट है कि ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन के अंतर्गत के कण टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर अनवरत गमन करते हैं। इनके ब्राउनी गति कहा जाता है। कोलाइड के कणों का विलायक के कणों के साथ टक्कर होते रहते, यहाँ पे जो होगा सो होते रहते हैं। यहाँ पे काट दीजिए फिर भी चले, होते रहते हैं। होते रहने से ब्राउन गति उत्पन्न होता है। यहाँ पे होते रहने से ब्राउन गति का उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि विलयन के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के एक विधि का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा विलयन की इकाई परिमाण आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए
घुलने की मात्रा को विलयन का सांद्रण या समर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रण या समर्थ कहते हैं। किसी भी विलयन का सांद्रण या समर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि उस विलयन का कितना घुले घुला है। इसके आगे है कि विलयन का सांद्रता, यहाँ पे है विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की एक विधि। प्रतिशत द्रव्यमान के रूप में यदि ये छोड़ेंगे आप, यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 14 उदाहरण की बात नहीं, बहुत टाइम हो गया, 30 मिनट का वीडियो बन गया। अब बच्चे लोग जो उकस जाते हैं, नहीं देख पाते, इसलिए हम थोड़ा टाइम कम लेकर अब प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे कि सहाई में उपस्थित रंगों को कैसे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे कैसे है पृथक किया जाता है। तो आपका इसका सही राइट आंसर जो हो जाएगा आपको कि क्रोमोप्लास्ट तकनीक की सहायता से असहाई के अवयव पृथक किया जा सकते हैं। विधि: छन्ना पत्र की एक पतली पट्टी लेते हैं, इसको विधि नहीं जानेंगे और प्रश्न नंबर 15 की ओर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि जल का स्त्रवण दिखाने के लिए एक सरल प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्त्रवण विधि में किसी द्रव जल को उबाल देते हैं और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव्य जल प्राप्त कर लेते हैं। सरल प्रयोग: प्रश्न नंबर 15 था यहीं तक। सरल प्रयोग: स्त्रवण की क्रिया एक गेंदपेंदी वाले स्फरण की कराई जाती है, इसे स्त्रवण फ्लास कहते हैं। यहाँ फ्लास कहते हैं। यह फ्लास की गर्दन में एक पार्श्व नली होती है जो एक संघनन है। इस फ्लास की गर्दन में एक पार्श्व नली रहती है जो एक संघनन से जुड़ी रहती है, इसे लिग्निन संघनन कहते हैं। इसी संघनन में द्रव जल का वाष्प धनात्मक पाकर द्रवीभूत होकर एक ग्राहक में एकत्र होते हैं। उपकरणों की सजावट की चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इससे आगे है कि द्रव जल को स्त्रवण फ्लास्क में लेकर धीरे धीरे गर्म करके उबालते हैं। वाष्प संघनन में ठंडक होकर द्रव जल के रूप में परिणत हो जाता है, जिसे ग्राहक में एकत्र कर लिया जाता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे लिख देते हैं यूट्यूब चैनल NSNEERAJ नीरज CLASSES क्लासेस। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।